हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन नेट एस्पिरेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम पेपर 1 हायर एजुकेशन। इट इज पार्ट 10। इससे पहले 9 पार्ट में 90 क्वेश्चन एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following education commission of India noted that it is obvious that if higher education is not radically improved, our administration and technical progress, our intellectual standard and social advance will all be most seriously handicapped। इंडिया का कौन सा एजुकेशन कमीशन ने कहा है कि यह स्पष्ट है कि अगर हायर एजुकेशन में मौलिक सुधार नहीं किया गया तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेक्निकल प्रोग्रेस, हमारा इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड एंड सामाजिक प्रगति सभी में गंभीर रूप से हैंडीकैप्ड हो जाएगा। ऑप्शन ए कोठारी कमीशन, ऑप्शन बी राधाकृष्णन कमीशन, ऑप्शन सी हंटर कमीशन, ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ऑफ 1948। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन के द्वारा कहा गया था कि अगर हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम में कोई इम्प्रूव नहीं किया गया तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल प्रोग्रेस, इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड एंड सामाजिक प्रगति, सोशल एडवांस, इसमें एक गंभीर रूप से हैंडीकैप्ड हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, Which Commission of Education in India expressed the opinion that avoid famine in the country, the production of food must be double in the next 15 years and maintain the adequate growth thereafter। इंडिया का कौन सा एजुकेशन कमीशन ने ओपिनियन दिया था कि देश में अकाल से बचने के लिए अगला 15 इयर्स में फूड प्रोडक्शन डबल करना चाहिए और उसके बाद एडिक्वेट ग्रोथ मेंटेन करना चाहिए। ए कोठारी कमीशन, बी नेशनल एजुकेशन कमीशन ऑफ 1964, सी राधाकृष्णन कमीशन, डी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ऑफ 1948। shows the most appropriate answer from the option given below। इनमें से देखो कौन कौन सा कमीशन ने बोला था कि हमारा फूड प्रोडक्शन अगला 15 इयर्स में डबल करना चाहिए एंड एडिक्वेट ग्रोथ मेंटेन करना चाहिए। देखो इसमें से दो ऑप्शन सेम ही है। ये कोठारी कमीशन को नेशनल एजुकेशन कमीशन ऑफ 1964 बोला जाता है एंड जो राधाकृष्णन कमीशन है, राधाकृष्णन कमीशन को यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ऑफ 1948 बोला जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 ए एंड बी। दैट मीन्स कोठारी कमीशन ने कहा था कि अगला 15 इयर्स में हमारा फूड प्रोडक्शन डबल होना चाहिए एंड एडिक्वेट ग्रोथ मेंटेन करना चाहिए। लेकिन इसका आंसर ए एंड बी क्यों होगा? ऑप्शन में ए एंड बी दिया हुआ है इसलिए होगा, एंड दोनों का नाम सेम ही है, दोनों सेम ही है। नेशनल एजुकेशन कमीशन हो या कोठारी कमीशन हो, वो सेम ही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 ए एंड बी ओनली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज एस्टेब्लिश्ड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्लियामेंट के एक्ट के अंडर इस्टेब्लिश किया जाता है। स्टेटमेंट 2, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द विजिटर ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का विजिटर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का विजिटर होता है। इसमें देखो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेटमेंट 1, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्लियामेंट एक्ट के अंडर इस्टेब्लिश किया जाता है। इट इज ट्रू, क्योंकि हम सबको पता है कि पार्लियामेंट के एक्ट के अंडर ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किया जाता है। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी का विजिटर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर नहीं होता,
वो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का विजिटर। तो दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इनिशिएटिव हैव बीन टेकन बाय यूजीसी with a mission to address ethical practice in research and publication। ethical practice in research and publication का मिशन को एड्रेस करने के लिए यूजीसी के द्वारा कौन कौन सा इनिशिएटिव लिया गया था? ए जीवन कौशल, बी मूल्य प्रवाह, सी GARP गाइडेंस डॉक्यूमेंट ऑन गुड एकेडमिक एंड रिसर्च प्रैक्टिस, सी केआर कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड एथिक्स, ई दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इसमें से कौन कौन सा यूजीसी के द्वारा लिया गया इनिशिएटिव है जिसका मिशन था इथिकल प्रैक्टिस इन रिसर्च एंड पब्लिकेशन? एट फर्स्ट देखो, हम सबको पता है जो ई है दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग, ये किसके लिए है? ये एक नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म है। इसको क्यों डिजाइन किया गया था? इसको डिजाइन किया था टू होस्ट ओपन एजुकेशनल रिसर्च OER एंड टूल्स फॉर स्कूल टीचर, टीचर एजुकेटर्स, स्टूडेंट टीचर। जो टीचर एजुकेटर्स है और स्कूल टीचर है और स्टूडेंट टीचर है, उन लोगों के लिए ओपन एजुकेशनल रिसर्च एंड टूल्स होस्ट करने के लिए। तो दीक्षा तो नहीं होगा, तो ई को हटाओ। ई देखो फर्स्ट ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 में ई है, मतलब ये दोनों दो ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद 2 एंड 3 में से देखो BCD कॉमन है, BCD। आप देखो ये होगा या नहीं होगा? जीवन कौशल, जीवन कौशल क्या था? जीवन कौशल का एम किया था पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्किल ग्रोथ करना, तो ये भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 B, C एंड D ओनली। मूल्य प्रवाह, GARP एंड केआर, BCD। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच अमंग द फॉलोइंग सर्व एज ए सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड इन साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया? एंशिएंट पीरियड में इंडिया का साउथर्न पार्ट में कौन कौन सा नीचे दिया हुआ कौन कौन सा लर्निंग एंड टीचिंग का एज ए सेंटर सर्व किया था? ए आगरास, बी घाटिका, सी ब्रह्मपुरी, डी मक्तब। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। देखो इसमें से जो मक्तब है ये कोई लर्निंग एंड टीचिंग का सेंटर नहीं था एंशिएंट पीरियड का और साउथर्न इंडिया का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा A, B एंड C। A, B एंड C कहाँ है? ऑप्शन 4। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, A, B एंड C। जो आगरास था, घाटिका था एंड ब्रह्मपुरी था, ये तीनों इंडिया का साउथर्न पार्ट में था। एंशिएंट पीरियड में ये तीनों लर्निंग एंड टीचिंग का सेंटर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, given below are two statements. Statement 1, NCERT is the main governing body at the tertiary level of education in India. Statement 2, tertiary education includes both higher education and vocational education and training in India. देखो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है? स्टेटमेंट 1 ने बोला है जो एनसीईआरटी है वो टर्टियरी लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया का एक मेन गवर्निंग बॉडी है। इट इज फॉल्स, क्योंकि एनसीईआरटी टर्टियरी लेवल ऑफ एजुकेशन का एक मेन गवर्निंग बॉडी नहीं है। ये यूजीसी हो सकता है, यूजीसी होगा। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट।
स्टेटमेंट 2, tertiary education includes both higher education and vocational education and training education. It is true, क्योंकि tertiary education में क्या क्या आता है, आफ्टर हाई स्कूल जितना भी एजुकेशन है सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ STRIDE? STRIDE का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए, स्कीम फॉर टेक्निकल रिव्यू ऑफ इंस्टीट्यूशन डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट। ऑप्शन बी, स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च ऑफ इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी। ऑप्शन सी, sensitization of transdisciplinary research for information and digital education. Option D, school for technological research for institution development and entrepreneurship. देखो जो STRIDE का फुल फॉर्म है वो है स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी। जो STRIDE था इसका मेन एम क्या था? इसका मेन एम इज टू प्रोमोट इनोवेटिव कल्चर फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च स्पेशली इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। स्पेशली एजुकेशन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस shall aim to become multidisciplinary institution and shall aim to have larger student enrollments by the year. NEP 2020 के अकॉर्डिंग जितना भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनका मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बनने का एम रखना चाहिए एंड लार्जर स्टूडेंट को इनरोल करने का एम रखना चाहिए। कौन सा ईयर तक? ऑप्शन ए 2040, ऑप्शन बी 2035, ऑप्शन सी 2025, ऑप्शन डी 2045। इसका करेक्ट आंसर है 2040। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 2040। 2040 तक जितना भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है सबको मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बनने का एम रखना चाहिए एंड लार्जर स्टूडेंट इनरोलमेंट करने का एम रखना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इन 1917 इंजीनियरिंग क्लासेस वर स्टार्टेड इन द हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस। स्टेटमेंट 2, in 1917 engineering college were established at Patna, Lahore and Karachi। इसमें देखो कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 में क्या बोला है? 1917 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग क्लास स्टार्ट किया गया था। इट इज ट्रू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1917 में इंजीनियरिंग क्लास स्टार्ट किया गया था। उसके बाद स्टेटमेंट 2, 1917 में पटना, लाहौर एंड कराची ये तीनों इंजीनियरिंग कॉलेज स्टैब्लिश किया गया था। इट इज ऑल्सो ट्रू। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, in ancient India only informal system of education was in existence। एंशियंट इंडिया में ओनली इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्ट करता था। उसके बाद स्टेटमेंट 2, इन एंशियंट इंडिया द इंडिजिनियस एजुकेशन वाज इम्पार्टेड एट होम इन टेम्पल, पाठशाला एंड गुरुकुलास। एंशियंट इंडिया में घर में, टेम्पल्स में, पाठशाला एंड गुरुकुल में इंडिजिनियस एजुकेशन दिया गया था। देखो इसमें स्टेटमेंट 1 जो है इट इज
इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि एंशियंट इंडिया में ओनली इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम नहीं था, उसमें फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम था। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, क्योंकि एंशियंट इंडिया में एजुकेशन, इंडिजिनियस एजुकेशन देने का जो इंस्टीट्यूशन था वो होम, टेम्पल, पाठशाला और गुरुकुल से था। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन डी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एंड बहुत सारा पीवाईक्यू यूट्यूब चैनल में है, वो भी देख सकते हो। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा देखो एग्जाम का पहले, तो अच्छा होगा, एग्जाम में कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। थैंक यू।